मैं ये वीडियो क्यों बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियों को ये क्यूरोसिटी रहती है कि क्या होता है, कैसे होता है, एग्जैक्टली कब पता चलता है कि कब आप मेंटली रेडी होते हो इसके लिए। हाय गाइस। सो ये वीडियो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में है। कैसे मैं मेंटली रेडी हुई इसके लिए, क्या क्या प्रोसेस हुआ उसके बाद, मतलब प्रोसेस तो पता ही है क्या होता है लेकिन क्या क्या फर्स्ट इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या थे, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड, देन द डिलीवरी डे एंड द फोर्थ ट्राइमेस्टर। राइट नाउ माई सन इज़ ऑलमोस्ट 6 months ओल्ड। सो अब जाके मुझे टाइम मिला है ये सब करने का। तो बेसिकली मेरा मोटिव हमेशा से ये था ये वीडियो बनाने का कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मैं इतनी क्लूलेस थी। मैं अपने घर वालों से, घर की औरतों से, इन सब से पूछती थी, जितनी भी औरतें हो सकती थी मैं एडवाइस लेती थी। तो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि जैसे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि हाँ हाँ ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और फिर ना बड़ा दर्द हुआ, ये हुआ, वो, और फिर हो गया बच्चा। अरे तो आगे का, पीछे का, बीच का कौन बताएगा। सो तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई अ, तो मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत सारे, और इतने सारे बर्थ व्लॉग्स देखे, लाइक एवरी डे 2 to 3 बर्थ व्लॉग्स, एवरी डे 2 to 3 वीडियोस रिगार्डिंग फोर्थ ट्राइमेस्टर, बाद में क्या होगा, आफ्टर डिलीवरी क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या क्रेविंग्स होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ऐसा हो गया तो इसका क्या मतलब है, ऐसा हो गया तो उसका क्या मतलब है। और हर सवाल का जवाब है इंटरनेट पे, हर सवाल का अपना जवाब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं इतनी इतनी ज़्यादा गाइडेंस मिली मुझे हर छोटी छोटी अपने कंसर्न को लेके, कि फिर मैंने डिसाइड किया कि, लेकिन मुझे एक चीज़ और भी ये लगी कि हर जर्नी बहुत अलग होती है, हर स्टोरी बहुत डिफरेंट है। और तो मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती थी सबको, जो भी मेरे मेरे सेम एज ग्रुप के जो भी लड़कियां हैं। सो या तो सब इस स्टेज पर हैं कि सोच रहे हैं कुछ करेंगे, या फिर बस यूं ही क्यूरियस हैं, या फिर वो प्रेग्नेंट हैं, और या फिर वो हो चुकी, मतलब डिलीवरी हो चुकी है। और मतलब सब, हम सभी कहीं ना कहीं उसी सेम स्टेज पर हैं कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स, मतलब सबके लिए मैं जनरलाइज नहीं कर रही, पर हाँ। सो मैंने डिसाइड किया अपने इस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान कि मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी। और मुझे स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, तो मैं अपनी पूरी जर्नी, क्या क्या हुआ, मुझे क्या लगा, मैं क्या सोच रही थी, मेरे हस्बैंड को क्या लग रहा था मेरी फैमिली को क्या लगा, सब कुछ बताऊंगी। तो सो बेसिकली हमारी शादी 2019 में हुई थी, और आई गेस 2 साल बाद 2021 में, मतलब हम ऐसा कोई मेंटली रेडी नहीं थे, प्रिपेयर नहीं थे, पर ऐसे ही सोचा कि ठीक है डॉक्टर को दिखा देते हैं, पूछ लेते हैं, कौन सा पूछने से बच्चा हो जाता है तो मैंने अपने, अच्छा हाँ, मेरी पीसीओडी हिस्ट्री है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मेरे पीसीओडी की वजह से कुछ इसमें कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। तो मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा, उन्होंने मेरे सारे टेस्ट वगैरह कराए, नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह, हार्मोनल टेस्ट, और पीसीओडी के लिए सोनोग्राफी होती है वो। तो मेरा जो पीसीओडी था वो बहुत ही इनिशियल स्टेज का था, मतलब बहुत कम सिस्ट थे ओवरीज में, तो दोनों में ही थे लेकिन बहुत कम थे। तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि इसको तो नेग्लिजिबल ही मानती हूँ मैं, तो ऐसा सच इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं आपकी प्रेगनेंसी पर, या फिर प्लानिंग के लिए, या फिर आगे भी, मतलब आफ्टर डिलीवरी भी ऐसे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। तो लेकिन उन्होंने हमको कहा कि आप कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद में ही प्लान करना। तो ये बात है 2021 की, तब वो सेकेंड वेव चल रही थी कोरोना की। उसके बाद में फिर हम दोनों ने फर्स्ट वैक्सीन ली, उसके 3-4 महीने बाद फिर दूसरी वैक्सीन ली। ऐसे करते करते हमारा काफ़ी सारा टाइम, मतलब 2021 तो ऑलमोस्ट पूरा चला गया था वैक्सीन में। फिर वैक्सीन लेके फिर सेकेंड वैक्सीन के भी 1 मंथ के बाद में हम उनसे वापस से मिलने गए, और फिर उन्होंने हमको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं, अब तुमको जो करना है करो। फिर जनवरी 2022 जनवरी में अ, मुझे पता चला कि, मतलब जो वो प्रेगनेंसी टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। तो सो बेसिकली 10th जनवरी से मुझे एक इंट्यूजन होने लग गया कि कुछ है,
मतलब पीरियड क्रैम्प्स अजीब से, और ब्रेस्ट्स काफ़ी सोर थे, और मतलब आपको एक डिफरेंस पता चल जाएगा। अब सबके अलग होता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। सो ये दो चीज़ें तो थी। फिर 17 जनवरी को आई गेस आई वॉज ड्यू, लेकिन वो हुए नहीं पीरियड्स, तो जो डाउट था वो धीरे धीरे क्लियर होने लग गया कि कुछ है। फिर आई गेस उसके भी 10 दिन तक मैंने वेट किया, उसके बाद में भी 10 दिन तक मैंने वेट किया कि सिर्फ ये देखने के लिए कि मतलब हाउ डज़ इट वर्क। अगर आप, क्योंकि मैं इस माइंडसेट पे थी, मैं मतलब मैं इस मेंटल लेवल पर थी, इस मेंटल स्टेज पर थी कि अगर कुछ होता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ नहीं भी होता तो भी मैं आई वॉज़ नॉट इन अ हरी। तो मैं एक एक दिन डिले करती गई, और फिर आई गेस 25 जनवरी तक जाते जाते फिर हमने टेस्ट किया एंड इट वॉज पॉजिटिव। और ऐसे टीवी पे एड्स में और मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि वेट करते हैं 5 मिनट और उसको 2-3 मिनट रखते हैं, उसको वो प्रेगनेंसी टेस्ट को 5-10 मिनट वेट करते हैं एंड ऑल। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने विद इन आई गेस 2 सेकेंड्स उसमें 2 लाइन आ गई। मतलब जब मेरा माइंड जब तक समझने की कुछ कोशिश करता तब तक ऑलरेडी उसमें 2 लाइन आ चुकी थी। एंड देन आई वॉज, मतलब शॉकिंग तो था, क्योंकि आप भले कितनी भी प्लानिंग करो कि बच्चा कर लेंगे, प्रेग्नेंट हो जाएंगे, लेकिन जब एक्चुअली वो 2 लाइन आप देखते हो तो आपका दिमाग रजिस्टर नहीं कर पाता। सो फिर ठीक है, वो 2 लाइन आ गई, फिर पता चल गया प्रेग्नेंट है। उसके अंदर घर ही घर में पता चल गया प्रेग्नेंट है। फिर डॉक्टर को फ़ोन किया मैंने उनको बताया कि भाई प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव है, अब क्या करना है। फिर उन्होंने वापस से कुछ टेस्ट बताए, ब्लड टेस्ट, बहुत मतलब बहुत डिटेलिंग में आपके सारे टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, और हर हर चीज़ का टेस्ट। सोनोग्राफी के लिए उन्होंने मुझे मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनिशियल स्टेज पे डिटेक्ट नहीं होता और पता नहीं चलता, मतलब दिखता नहीं है, जो फीटस होता है वो दिखता नहीं है, तो अभी बहुत ही जल्दी होगा, अभी नहीं करते हैं, 10-15 दिन बाद आपका यूएसजी करेंगे। तो आई गेस फेबररी में, जनवरी में मुझे पता चला, फेबररी में मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, और वो वेजाइनल सोनोग्राफी हुई थी मेरी, नॉट द नॉर्मल वन जो लोअर एब्डोमेन पे होती है, वैसी नहीं थी, वेजाइनल थी। सो वो भी काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। नॉट लाइक कुछ पेनफुल था या ऐसा कुछ नहीं था, सही था, लेकिन मतलब पहली बार था तो अपने आप में मैंने सोचा आपको बता दूँ, हेड्स अप। फिर फिर आई गेस वो यूएसजी हुआ, जैसे ही वो उनको वो दिखा, उन्होंने वो मुझे हार्ट बीट सुनाई, और धुक 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 धुक, मतलब रियल सब कुछ, रियलिटी में अभी सब सब कुछ दिमाग में चल रहा था, प्रेग्नेंट है क्या है, एक इंसान है अंदर, उसकी हार्ट बीट है वो सुनाई देती। तो बहुत बढ़िया, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस फीलिंग को कि आपके अंदर से आपकी खुद की हार्ट बीट के अलावा एक और हार्ट बीट है आपके अंदर, क्या बात है। फिर फिर उसके बाद मैं फिर सारे घर को बता दिया, फैमिली को बता दिया, सबको बता दिया। फिर आपको एक सडनली एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने लगता है, ऐसे मत करना, बस ऐसे मत उठना, झटके से मत चलना, ये मत करना, वो मत करना। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे कि घर वालों को आपको लेके कैसे बिहेवियर बदल जाता है, और वो कितने मतलब सेंसिटिव हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। घर की औरतें बताती है ये मत खाना, वो मत खाना, ये तो बिल्कुल मत खाना, और ये तो बिल्कुल खाना। नौजिया के लिए मैं ये कहूँगी कि नौजिया इनिशियली नहीं था मुझे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लग गया। अब क्या होता था कि जैसे सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही नौजिया वाली फीलिंग, जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसे मूड ऑफ सा हो जाता था कि मतलब उठते ही अरे यार फिर वही फीलिंग। और फिर ऐसे समय पे आपको बोलते हैं कि आपको मूड अपना अच्छा रखना होता है, आप बहुत अच्छा अच्छा सोचो, खुश रहो, लेकिन कैसे रहें खुश, मतलब वो फीलिंग बोला ऐसी वाली फीलिंग आती रहती है। तो लेकिन मैं क्या करती थी, मैं उठते ही बहुत सारा खाना खा लेती थी, और हर 2-2 3-3 घंटे में कुछ कुछ खाती रहती थी। तो उससे क्या होता था कि वो जो फीलिंग थी वॉमिटिंग की, वो धीरे धीरे सबसाइड होती रहती थी, दिन तक आते थे, दोपहर तक होते होते वो धीरे धीरे कम हो जाती थी। शाम को भी कभी कभी होती थी, लेकिन इतनी इंटेंस नहीं होती थी जितनी सुबह होती थी। तो लेकिन मेरी डॉक्टर ने मुझे एक मेडिसिन दे दी थी, हालांकि वो मेडिसिन मैंने 10 दिन ली होगी मुश्किल से, उसके बाद में मैंने ली भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म होते होते वो फीलिंग चली गई थी पूरी तरीके से।
तो मेरे इतना नौजिया था नहीं, मतलब वॉमिटिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, वॉमिटिंग तो कभी नहीं हुई, शायद एक वॉमिटिंग हुई होगी मुश्किल से, लेकिन नौजिया था, लेकिन फिर वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया। एंड इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे फैक्टर लगा अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे ऐसी फीलिंग होती थी बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंटेंस पीरियड क्रैम्प्स की, जैसे अपने पीरियड्स होने से एक दिन पहले लगता है ना कि कुछ होने वाला है, भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है कल तो पक्का हो जाएंगे पीरियड्स। वो वाली फीलिंग मेरे लगातार शुरू शुरू के दिनों में थी। तो मैंने गूगल किया, गूगल ने कहा कि तो नॉर्मल है, पीरियड्स क्रैम्प होते ही हैं, लगते ही हैं, मतलब ये तो एक वन ऑफ द सिम्टम्स है प्रेगनेंसी का। लेकिन मैंने काफ़ी दिन तो ये सोच के निकाल दिए कि नॉर्मल होगा नॉर्मल होगा। फिर एक दिन मैंने अपनी डॉक्टर से पूछ लिया, मैंने कहा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पीरियड क्रैम्प्स जैसे होते हैं वैसे लगते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भारी भारी सा जैसे कुछ निकलने वाला है, और पीरियड्स होने से जैसे एक दिन पहले लगता है बिल्कुल वैसा लग रहा है। तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि ऐसा तो नहीं लगना चाहिए, इनफैक्ट इसका ऑपोजिट लगना चाहिए कि आपको बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि कुछ होने वाला है। तो जैसे अगर मैं कभी भी वॉशरूम यूज़ करने जाती थी या कभी भी कुछ भी करना होता था तो मुझे एक डर रहता था अंदर, एक कि कुछ होने वाला है कुछ होने वाला है। तो आई गेस वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड वापस से करवाया, और उसमें ये पता चला कि मेरे सब क्रॉनिक हेमरेज है। इसका ये मतलब होता है कि इंटरनल ब्लीडिंग सॉर्ट ऑफ है, किसी किसी को वो ब्लीडिंग पता चल जाती है और किसी को नहीं पता चलती, तो मेरे को नहीं पता चली, मेरे कोई ब्लीडिंग नहीं हुई थी, लेकिन वो था, वो हेमरेज था। ये थोड़ा सा रिस्की केस होता है, और इसके कोई रीजंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ गलत कर दिया था जिसकी वजह से ऐसा हो गया, या मैंने कुछ खा लिया जिसकी वजह से ऐसा हो गया, बस ऐसा था। तो इस केस में क्या होता है, उन्होंने मुझे HCG इंजेक्शंस दिए जो कि वीकली लगते हैं, और वो मेरे पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में लगे, फिर हर वीक में एक बार। और इसके अलावा जो मेरा प्लेसेंटा था वो लो लाइन था, तो लो लाइन प्लेसेंटा भी थोड़ा सा रिस्की केस माना जाता है। उस केस में आप ज़्यादा एक्टिविटीज़, नॉर्मल एक्टिविटीज़, रूटीन वाली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, आपको बेड रेस्ट ज़्यादा करना पड़ता है, एक्सरसाइज योगा कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो मेरा पूरा फर्स्ट सेमेस्टर बेड रेस्ट में गया, इसलिए क्योंकि मेरे को खुद को भी बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी और घर वाले भी डर जाते हैं फिर। तो फर्स्ट सेमेस्टर पूरा बेड रेस्ट में गया। फिर धीरे धीरे वो फीलिंग अपने आप कम होती गई, इतनी इनसिक्योरिटी, इतना डर नहीं लगता था, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि मैं झटके से भी उठूँगी तो भी कुछ नहीं होगा। और हाँ, तो आई गेस वो जो इंजेक्शन्स उन्होंने मुझे दिए थे वो काफ़ी यूज़फुल थे। उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट है तो आई गेस वो आपके प्री नेटल वाइटामिन हैं, सबके बेसिक बेसिक, फॉलिक एसिड, मल्टीविटामिन, विटामिन C, ये सब होते हैं। तो और अगर प्रोजेस्ट्रॉन लेवल्स आपके कम हैं तो उसके लिए एक मेडिसिन होती है। वो इनिशियली मुझे नेचुरल प्रोजेस्ट्रॉन देते थे, डुफेस्टॉन, और फिर जब वो मेरा हेमरेज का पता चला, सब क्रॉनिक हेमरेज का, तो फिर उन्होंने मेरी प्रोजेस्ट्रॉन की दवाई का डोज बढ़ा दिया। लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते उन्होंने वो डोज कम कर दिया मेरा, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं थी इसलिए। सो ये थी मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कहानी। सो रिगार्डिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स थे सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर वो ये थे, एक तो ये कि जो नौजिया था वो ख़त्म हो गया पूरा, और बिल्कुल भी सुबह उठते ही वो जो नौजिया वाली फीलिंग थी वो भी चली गई। वॉमिटिंग तो खैर मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी नहीं हुई थी, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी नहीं थी। और जो एनर्जी लेवल्स थे वो सडनली स्पाइक अप हो जाते हैं, मतलब जैसे बिफोर प्रेगनेंसी थे बिल्कुल वैसे। और अब सडनली आपको खुद को लगेगा कि योगा कर लेते हैं और एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो जो मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था वो वापस से पोस्टीरियर अपर सेगमेंट में चला गया, तो उस केस में वो फिर रिस्की नहीं होता। तो उस केस में आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। मेरी डॉक्टर ने तो मुझे योगा करने के लिए कहा था, तो क्योंकि मेरे बैक पेन भी था, और क्योंकि प्रेशर सडनली आपके लोअर एब्डोमेन रीजन पे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके बैक पेन होने लगता है। तो मेरे केस में मैं 10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाती थी। लेटने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बैठ नहीं सकती थी मैं। चाहे कितना भी कुशन्स का सपोर्ट ले लो, चाहे कितने भी पिलोज़ लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब इनिशियली मैंने योगा शुरू किया, बहुत ही एक
डर सा लगता है कि पता नहीं ज़्यादा स्ट्रेच ना कर ले कहीं बॉडी को, कुछ हो नहीं जाए। तो ये एक अलग माइंडसेट के अंदर फंसे हुए होते हैं, मैं तो थी कि क्योंकि इतना डरा के रखते हैं सब लोग कि ज़्यादा उठना बैठना नहीं है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, तो एक डर रहता है अंदर। तो जब मैंने इनिशियली अपना योगा शुरू किया तो मैं स्ट्रेचिंग भी पूरी तरीके से नहीं करती थी, और लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके यूट्रस को, आपके बेबी को योगा से कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा ये तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, जो शरीर में इतने दर्द हैं इधर उधर वो ठीक होंगे। तो इसलिए मैंने अपना योगा शुरू किया फॉर बैक पेन। इसके अलावा जो आपकी बेली है वो 13 वीक्स के बाद में धीरे धीरे आपको खुद को विजिबल होने लगेगी थोड़ा बहुत। और दूसरा ये कि पेल्विक पेन शुरू हो जाता है। पेल्विक पेन कैसे? जैसे अगर आप लेटे हुए हो, आप रेस्ट कर रहे हो, और अगर आप टर्न करते हो लेफ़्ट या राइट में कहीं पे भी, या उठते हो बैठते हो, तो पेल्विक रीजन में एक पेन महसूस होगा, एक कुछ अनकंफर्टेबल सी सेंसेशंस होंगी। तो ये तो थ्रू आउट रहा मेरे पूरी प्रेगनेंसी में। मेरा पेल्विक पेन एक ऐसी चीज़ थी जो रही, एंड तक रही। तो और ये धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन ये शुरू हुआ था सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर। इसके अलावा 15th या 16th वीक से थोड़ी सी फ्लटरी बटरफ्लाई वाली फीलिंग्स आ जाती हैं। आई गेस मेरे केस में 14th वीक से मुझे थोड़ा थोड़ा लगने लग गया था कि अंदर कुछ बटरफ्लाई फीलिंग आ रही है। इसके अलावा आई गेस मेरी डेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था जब मुझे रूट केनाल करने को कह दिया था मेरे डेंटिस्ट ने, लेकिन मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने भी कह दिया था कि ठीक है आप अपना रूट केनाल करा लो, लेकिन मैंने नहीं कराया इस डर से, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि जो पेन रिलीफ की जो मेडिसिन होती हैं वो प्रेगनेंसी में नहीं लेते, तो इसलिए। और अब मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी चल रही, तो अब भी मैं कुछ नहीं कर सकती। जब ये ख़त्म हो जाएगी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, आई गेस जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा उसके बाद में मैं अपनी रूट केनाल करवाऊँगी तब। तो आई थिंक आपको बहुत शुरू से ये पर्टिकुलर रहना होगा अपनी डेंटल हेल्थ को लेके। और क्योंकि जो अलावा इसके रूट केनाल के अलावा भी मेरे गम्स में ब्लीडिंग होती थी जब मैं ब्रश करती थी सुबह, तो ये भी मेरे थ्रू आउट सेकेंड ट्राइमेस्टर तक रहा। थर्ड तक आते आते ये थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से डेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सो आई गेस एक डेंटल हेल्थ, और एक आपको अपने यूटीआई के लिए रेगुलर चेकअप कराते रहना होगा, क्योंकि मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर गोवा गई थी वेकेशन पे 2 दिन के, नहीं सिर्फ 1 दिन के लिए, और उस 1 दिन में भी अब मुझे यूटीआई हो गया। और जब मैं वापस आई मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तो काफ़ी इंटेंस इन्फेक्शन फैल गया था, तो फिर मेरे को एंटीबैक्टीरियल दवाई लेनी पड़ी। इसके अलावा एक वेजाइनल मेडिसिन भी होती है जो आपको, आई गेस वो 3 days का कोर्स होता है, और वो आपको 3 दिन तक एक मेडिसिन होती है वो अपने वेजाइना में इंसर्ट करनी पड़ती है, और फिर वो ऐसे ही काम करती है, उसका कोई उसको ओरली नहीं ले सकते आप। और ये आई गेस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा काफ़ी बेसिक मेडिसिन मानी जाती है, और कभी कभी तो हर महीने, हर 1-2 महीने बाद में डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि आपको लेनी ही चाहिए, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन हो भी सकता है, होने भी वाला है, तो वो भी प्रिवेंट हो जाए। आपको अपने यूटीआईज को लेके बहुत पर्टिकुलर रहना पड़ेगा, और प्रेगनेंसी में चांसेस होते हैं कि आपको 100% होगा यूटीआई। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी वैक्सीन्स लगती हैं। तीन तीन प्रेगनेंसी में वैक्सीन लगती हैं, और अलग अलग वीक्स उसके लिए डिसाइड होते हैं। जैसे एक वैक्सीन 20th वीक पे, एक वैक्सीन 24th वीक पे, और ऐसे करके 3 वैक्सीन लगती है। इसके अलावा आई गेस मेरे लेग क्रैम्प्स शुरू हो गए थे सेकेंड ट्राइमेस्टर में। जब मैं सो के उठती थी सुबह तो लेग्स में मेरे क्रैम्प्स आ जाते थे, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये भी रहेगा एंड तक। और इसके अलावा एसिडिटी डेवलप हो गई थी, तो उसके लिए ठंडा दूध पी लो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और एक, हाँ, क्या नाम था उसका, डाइजीन, हाँ डाइजीन। वो डाइजीन हाजमोला की डब्बी एक अपने पास रखो, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। नौजिया के केस के लिए भी हाजमोला बहुत सही है। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाजमोला ली थी, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैं डाइजीन पर आ गई थी। और सेकेंड ट्राइमेस्टर इतना ट्रिकी नहीं होता, वो सही होता है। दिक्कत आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि वो बहुत नया नया होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि तब बेबी का वेट बढ़ जाता है, तो आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है। तो अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर तो
इसको हनीमून पीरियड बोलते हैं प्रेगनेंसी का, तो ये इजी था। अब बाकी सबकी अलग अलग बॉडी है, सबका डिपेंड करता है, पर मेरे साथ तो ये हुआ। सो कमिंग टू माई थर्ड ट्राइमेस्टर, जो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो सबसे बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं वो तो वेट गेन होता है और बॉडी स्वेलिंग होती है। सो मेरे केस में मेरे जो पैर थे वो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग रहती थी मेरे पैरों में कि मैं ज़्यादा देर चल ही नहीं पाती थी। तो उसके लिए और मैं मसाजेस भी अवॉइड करती थी, क्योंकि मैं ये वेट कर रही थी कि जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में जो मालिश करवाते हैं मैं वो करवाऊँगी। तो अभी मैं कोई रिस्क नहीं ले रही मालिश करवा के या फिर मसाज करवा के। तो बहुत ही आई गेस उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। बस आप पैरों के नीचे पिलो रख सकते हो, थोड़ा सा हाइट पे रख सकते हो पैरों को, तो उससे हेल्प मिलती है। इसके अलावा इमेंस वेट गेन, लाइक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे वेट गेन होगा आपका। तो मेरा पूरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में टोटल आई गेस 22 केजीज़ मेरा वेट गेन था। तो मैंने कभी कोई कोशिश नहीं करी कंट्रोल करने की, मैंने जो मन में आया मैंने वो खाना खाया। और 2022 तो नॉर्मल है, इतना तो हो गई। और अलावा इसके वेट गेन के और बॉडी स्वेलिंग के जो एक बहुत ही मुझे डिफरेंट एक चीज़ लगी अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में, जिसके लिए मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन, मैं जैसा कि मेरे को बताया कि मैंने यूट्यूब पे इतनी इन्फॉर्मेशन देखी थी प्रेगनेंसीज़ को लेके, डिफरेंट स्टोरीज़, डिफरेंट व्लॉग्स, बर्थ व्लॉग्स, सब कुछ। मुझे कहीं पे भी ये नज़र नहीं आया कि आपके वेजाइनल स्वेलिंग भी होती है, आपकी जो वल्वा है वो स्वेल्ड अप हो जाता है, क्योंकि इतना ब्लड सर्कुलेशन उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाता है आपकी बॉडी का कि आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो एरिया स्वेल्ड अप रहता है। तो मेरे केस में वो सेकेंड ट्राइमेस्टर से शुरू हुआ था और वो थर्ड ट्राइमेस्टर तक बना रहा, एंड तक रहा। और ये स्वेलिंग आपको हर वक्त फील होगी, हर वक्त आपको इरिटेट करती रहेगी। तो आई गेस ये एक सिम्टम था मेरे थर्ड ट्राइमेस्टर में। इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स मेरे डेवलप होने शुरू हो गए थे थर्ड ट्राइमेस्टर से। सो मैंने उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ नहीं किया था, ना मैं कोई क्रीम लगाती थी, बस मैं कोकोनट ऑयल लगाती थी, वो भी तब जब वो मार्क्स मुझे दिखने शुरू हो गए थे उसके बाद में। लेकिन आई गेस उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और स्ट्रेच मार्क्स के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन एज सच कुछ इसका होती नहीं है मेडिसिन। अगर स्ट्रेच मार्क्स रहे हैं आपकी फैमिली में बाकी सबको, तो आपके भी होंगे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। और सेकेंडली, अगर आप पानी कम पी रहे हो या फिर आप न्यूट्रिशनल डाइट नहीं ले रहे, अगर आप मल्टीविटामिन नहीं ले रहे, तो उस केस में भी स्ट्रेच मार्क्स हो सकते हैं। तो मेरे तो थे, मैं सब कर रही थी पर फिर भी थे, स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा मेरे हार्ट पैल्पिटेशन शुरू हो गया था थर्ड ट्राइमेस्टर से। अगर मैं रेस्ट कर रही हूँ और सडनली मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, और मुझे खुद को वापस से काम डाउन करना पड़ता था ब्रीदिंग करके। और मैंने अपनी ब्रीदिंग पे बहुत फोकस किया थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। शुरू तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मेरे हार्ट पैल्पिटेशन हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैं इतने बर्थ व्लॉग्स देख रही थी, इतनी इन्फॉर्मेशन ले रही थी कि, तो उसके अंदर भी यही था कि आपको अपनी ब्रीदिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी भी काम आएगा और डिलीवरी वाले दिन भी काम आएगा, अगर आप वेजाइनल डिलीवरी ऑप्ट कर रहे हो तो। वो अगर आप जो बेबी है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, अगर आपका बेबी का वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, अगर बेबी का हेड अनस्टेबल है तो वो धीरे धीरे बेबी हेड डाउन हो जाता है, उसको सेफिलिक पोजीशन कहते हैं। तो वो मेरी आई गेस 8th मंथ तक जाके बेबी का जो हेड था वो नीचे की तरफ आ गया था। और मेरी डॉक्टर ने जब मेरे को चेक किया, जब उन्होंने मेरा पेल्विक एग्ज़ाम किया, तो जो बेबी का हेड था वो फिक्स्ड था नीचे। सो ये काफ़ी फेवरेबल पोजीशन मानी जाती है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हो तो। इसके अलावा मैंने काफ़ी रिसर्च किया और मैंने पेरिनियल मसाज के बारे में काफ़ी सुना। पेरिनियल मसाज इज़ लाइक कि आप अपने विजाइनल और एनल रीजन के बीच में एक बहुत ही पतली सी स्किन होती है, वो आपको मसाज करनी पड़ती है, ताकि आप अगर आप विजाइनल डिलीवरी करते हो तो आपकी टीयरिंग कम से कम होगी। तो आई गेस उस टीयरिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये पेरिनियल मसाज होती है। मैंने ये ट्राई करी थी, पर ये काफ़ी ट्रिकी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसानी से होती नहीं है, क्योंकि आपकी इतनी ह्यूज बेली होती है और डिफ़िकल्ट है ये काफ़ी, आप नहीं कर सकते। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, मेरी डॉक्टर ने कहा कि ओपीडी में शायद पहली लड़की है जिसने मुझसे ये पूछा है पेरिनियल मसाज के लिए। इसके अलावा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं, ये पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं।
आपको फील होगा कि जो आपकी बेली है वो सडनली बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है और थोड़ी देर बाद में वो वापस धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस भी थे मेरे एंड में, पर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं थे, जो भी थे सारे पेनलेस थे। और ये और हार्ट पैल्पिटेशन एक साथ होती थी मेरी, तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि किसको टैकल पहले करना है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए ब्रीदिंग करूँ या हार्ट पैल्पिटेशन के लिए करूँ, बॉडी को पहले रिलैक्स करूँ। तो बॉडी धीरे धीरे लेबर के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, तो तब ये सब कुछ एक साथ होता है। मेरे केस में तो एक साथ हुआ ये सब। इसके अलावा येलोविश स्टिकी मिल्की सब्सटेंस आपके ब्रेस्ट में से डिस्चार्ज होगा। ये हर केस में नहीं होता, किसी किसी के एंड तक नहीं होता, लेकिन मेरे केस में ये सेकेंड ट्राइमेस्टर से आई गेस थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। पहले तो आई वॉज डाउटफुल कि मुझे लगा कि कुछ गिर गया होगा या कुछ ऐसा, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब भी मैं सुबह उठती थी तो मेरी जो शर्ट थी उस पर ये स्टिकी सब्सटेंस हमेशा होता था। तो फिर मैंने अपनी डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल और ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। सो इसको कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं। कोलेस्ट्रम एक तो होता है जब आप डिलीवरी हो जाती है, और फिर जब आप ब्रेस्ट फीड करते हो तो एक तो मिल्क होता है और एक कोलेस्ट्रम होता है जो येलोइश स्टिकी कंटेंट होता है एक, वो बेबी के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है। तो आई गेस ये कोलेस्ट्रम धीरे धीरे जनरेट होना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में थर्ड ट्राइमेस्टर से। अलावा एग्जॉशन तो होता ही है थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि इतना वेट गेन हो जाता है, इतनी स्वेलिंग होती है, अनकंफर्टेबल, रात को नींद नहीं आती, नींद आती है तो पोजीशन सही नहीं मिलती, कौन सी पोजीशन में सोएं, कौन सी पोजीशन बेटर रहेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा आपको यूरिनेशन फ्रीक्वेंटली आता रहेगा। कभी भी सडनली आपको अर्ज होगी कि आपको वॉशरूम यूज़ करना है, तो एक तो बॉडी इतनी हैवी, इतनी अनकंफर्टेबल, और इसमें आपको हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में आपको वॉशरूम यूज़ करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और क्योंकि मैं ओवर ड्यू थी, मैं अपनी ड्यू डेट को भी आई गेस 1-2 दिन ऊपर चली गई थी, तो मेरे लिए मैं पूरा 40 वीक्स तक मेरा यही रूटीन था, हर 15-20 मिनट में वॉशरूम यूज़ करना। इसके अलावा मेरे हाथ में यहाँ और यहाँ पे काफ़ी दर्द था। ये कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन मैं कैल्शियम ले रही थी, लेकिन फिर भी वो एंड में जो बेबी होता है वो सारा का सारा कैल्शियम ले लेता है आपका, तो यहाँ पे दर्द होने लग जाता है इधर। जब मेरी डिलीवरी हो गई थी उसके बाद में ये पेन चला गया था। 8th या 9th मंथ में मुझे बेबी के हिकअप्स भी फील होने लग गए थे। इससे पहले तक मैं बेबी के किक्स फील कर सकती थी, लेकिन एंड तक आते थे आई कुड फील कि बेबी हिकअप भी कर रहा है। छोटी छोटी मूवमेंट, हर छोटा छोटा कुछ भी चेंज बॉडी में, कोई भी पोजीशन बदलना, कुछ भी होना, आपको बहुत मैग्नीफाइड तरीके से फील होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा मेरी पूरी डिलीवरी स्टोरी पर, जो मेरा डिलीवरी डे था, कैसे कैसे सब शुरू हुआ और पूरे दिन का प्रोसेस, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वाला वीडियो, तो स्टे ट्यून्ड। तो ये थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए होंगे। अगर कुछ भी रह जाता है या कुछ, तो मैं कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगी या फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी सवाल हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि नाउ आई एम केपेबल टू आंसर एवरीथिंग। एंड सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत दिल से बनाया है मैंने, और बहुत सालों से एक एक पॉइंट लिख रही हूँ, नोट डाउन कर रही हूँ कि फाइनली एक दिन कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।